अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः अधिक श्रावण शुद्ध दशमी दिनांक 28 जुलै 2023 भावप्रकाश निघंटु धातकी शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोदितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे ताऊ आयुर्वेदजगद्गुरुम् बस किया तर तिकडे आतमध्ये काय आयुर्वेदामृतं एवढा वेळ सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् आतमध्ये काय प्रेष्यते बाहेर ये आता बस आवरून झालं प्रथमं असेल तंत्रकर्तारम् सुवर्ण प्रश्न केव्हाच अग्निवेशं चाललंय हळूहळू श्राव्य ओम शांति शांति शांति। धातकी धातुपुष्पी च ताम्रपुष्पी च कुंजरा सुभिक्षा बहुपुष्पी च वह्निज्वाला च सास्मृता धातकी कटुका शीता मृदुक तुवरा लघु तृष्णातिसार पित्तास्र विषक्रमि विसर्पजित। तो धातकी वैसे दवाइयों में ज्यादा प्रयोग में नहीं लाई जाती, किंतु संधान के लिए धातकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। और धातकी नाम से ही है। सुभिक्षा मैंने पहली बार देखा। वन्नी ज्वाला, ये लाल रंग के फूल होते हैं, अभी उगने लगते हैं इस प्रकार से। कटुक शीत तुवर, तो कटुक और तुवर रस और मृदु कृत लघु शीत तृष्णा अतिसार पित्तासर विषकृमि विसर्पजित। ये तृष्णा अतिसार रक्तपित्त विषकृमि और विसर्प इन रोगों को नाश करने वाली इस प्रकार की है। एक बात ऐसी है कि धातकी शुरू में अम्ल रसात्मक होती है, यहाँ तो कहीं वर्णन नहीं है इसका इस प्रकार का, लेकिन अशोक परांजपे ने रक्त प्रदर में धातकी पुष्प का चूर्ण दिया था और वो बढ़ गया, तो उसने कहा ये तो तुवर रसात्मक है, कषाय रसात्मक है, तो स्राव बढ़ना तो नहीं चाहिए बिल्कुल, तो लेके आओ करके। तो उसने चक्के देखा तो वो अम्ल रसात्मक थी, तो बाद में ये तुवर रसात्मक इस प्रकार की हो जाती है, ये थोड़ा सा इसमें दिखता है। और प्रयोग जो करना है वो तुवर रसात्मक
या कषाय रसात्मक शीतवीर्य इसके स्तंभक इस प्रकार के परिणाम है। सह्य पर्वते धातकी रोहती तस्याः पुष्पाणि शस्तानि रक्तानि। धातकी पुष्पं धातकी मूलकत्वक् च औषधक्रियासु प्रशस्तं भवति। धातकी पुष्पचूर्णं दशगुञ्जाप्रमाणं, धातकी मूलचूर्णं दशगुञ्जाप्रमाणं। सर्वस्मिन् आस्वे अरिष्टे च आसुतत्वार्थं धातकी पुष्पाणाम् उपयोगः क्रियते। तेन आसुतत्वम् आसव प्रक्रिया च शोभना सुलभा च भवति। धातकी पुष्पेण आसवस्थितकल्कद्रव्याणि आशु जगलत्वं यान्ति। तेन आसवं रक्तम अच्छम प्रसन्नं च भवति। तो खास करके आसव निर्माण की प्रक्रिया में धातु की पुष्प का एक अहम रोल इस प्रकार का है। और उसी दृष्टि से उसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। धातकी संधाननी पुरुष संग्रहणी मूत्र विरजनी च। मूत्र विरजन के लिए प्रयोग नहीं किया गया। पुरुष संग्रहण और संधान ये दोनों है। तो संधान का इस प्रकार से भी अर्थ ले सकते हैं। वैसे गोधूम संधान कृत बताया गया है और वो भी परंपरा से संधान आसव प्रक्रिया के काम में आता है। तो गेहूं की एक पोटली कपड़े की थैली में बांधकर वो कोकण में प्रचलन है कि जो काजू के जो बोन या फल है उसका आसव बनाते समय उसकी पुटली डालते हैं। तो ये एक आसान तरीका है। धातु के पुष्प मिले न मिले तो गेहूं तो होता है, तो संधान की तरीके से प्रयोग हो सकता है। धातु की पुष्पम कषायं कटु कंच तस्य विपाकः कटुः कटुकः वीर्यं च शीतम्। धातकी कषाय कटुरसत्वात् रौक्षात् कफं नाशयति, कषायत्वात् शैत्याच्च पित्तं शमयति, वातं च वर्धयति। तो ये वातवर्धक है। कषाय कटुरस होने के कारण और रोक्षक के कारण कफ का नाश, और कषाय और शैत्य इनके कारण पित्त का भी नाश करती है, लेकिन वात को बढ़ावा देती है। धातु शैत्यात् रक्तगत पित्तम कफंच शमयति। तो खास करके रक्त पित्त में या रक्त प्रदर में इसका प्रयोग किया जाता है। रक्तम प्रसादयते रक्तम स्कंदयति च। तो रक्त का प्रसादन और रक्त का स्कंदन ये दोनों करती है। तो शायद आईटीपी जैसे मरीजों में इसका भलीभांति प्रयोग हो सकता है कि ये रक्त स्कंदन इस प्रकार से करे। मेदो धातुंच विशोधयति। कषाय रसत्वेन धातकी अंतःकोष्ठाश्रित स्रोतोमुखानि संकोचयति। तो स्रोतोमुख का संकोच करते तथा आमाशय गतम पक्वाशय गतम च कफन पित्तम रक्तम च स्तंभयति। तो आमाशयगत या पक्वाशयगत पित्त कफ और रक्त इनका स्तंभन करती है। तो खास करके रक्तातिसार में या अभी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें भी धातकी का प्रयोग हो सकता है। पक्वाशयगत द्रवधातु शोषणात् पुरुषस्य स्तंभनम भवति। द्रवधातु के पक्वाशयगत जो द्रवधातु इसके शोषण से पुरुष का श्वसन इस प्रकार का हो जाता है। सुश्रुत हे ते रोड साइड असिस्टंट चालय तिथे गाडीत ठेव, आणि माझं पण ते हे राहिलंय पीडीएफ तो दिली होतीस ना प्रिंट, ती माझ्याचकडे राहिली आहे, ती पण काढून घ्यायची पिशवीमध्ये आहे ती। शरीरगतं क्लेदं पचति विशोधयति मूत्रंच विरजयति। ये अलग बात है कि मूत्र का भी विरजन ये करते हैं, मूत्र के वर्ण को ठीक करती है इस प्रकार से। तो शायद सीकेडी में भी इसका प्रयोग भलीभांति हो सकता है, थोड़ा सा देखना चाहिए। रक्त प्रसादनेन मूत्रगतस्य मलपित्तस्य प्रसादनं भवति, तेन मूत्रस्य वैवरणं नश्यति। ये इनका अलग है थोड़ा सा, कि रक्त प्रसाद होने के कारण मूत्रगत जो मल पित्त है उसका प्रसादन हो जाता है और मूत्र का वैवर्ण्य जो है वो नष्ट हो जाता है। सर किडनी इंटरनल स्कारिंग मध्ये यूज करू शकतो का?
स्कारिंग में होगा नहीं होगा ये थोड़ी अलग बात इस प्रकार की रहेगी, लेकिन रोगेषु जीर्णातिसारे जीर्णप्रवाहिकाभ्यां ग्रहण्याञ्च पुरुषस्य स्तम्भनार्थं धातकी पुष्पचूर्णं सक्षौद्रेण तण्डुलोदकेन प्रशस्तम्। पुरुष स्तंभन के लिए धातकी पुष्पचूर्ण क्षौद्र और तंडुलोदक के साथ अतिसार प्रवाहिका ग्रहणी में दे सकते हैं। धातकी पुष्पम तक्र संयुतम कफजातिसारम जयति है काय? हा ते त्यातलं आहे ना, तेवढंच घेतोस का? आता याच्या सगळ्यातच ठेव ना. एस्प्रेसो मधलं आहे ते. हा पिवाचं नाहीये. एस्प्रेसोच आहे. अच्छा, मग ते एस्प्रेसोच्या गाडीत ठेवायला लागेल. ठीक. पित्तातिसारे रक्तातिसारे च धातकी पुष्पम प्रशस्तम धातकी मूलचूर्णम सक्षौदरेण तंडुलोदकेन श्वेतप्रदरम हंति। तो श्वेतप्रदर में इसका प्रयोग भली भांति किया जाता है। एक्सेप्ट एज संधानीय इन मेकिंग आसव अरिष्ट नॉट मच एग्जाम्पल्स सीन इन प्रैक्टिस यूज। पुष्पानुग चूर्ण में शायद धातकी है, मुझे तो थोड़ा याद है, उसके अनुसार एक बार पढ़ देखना चाहिए। और रक्त प्रदर के लिए पुष्पानुग चूर्ण काफी प्रयोग में है। पुरुष मार्ग के रक्त योनि मार्ग के रक्त पित्ते रक्त योन्यांच धातकी पुष्पचूर्णम सक्षौद्रम तंडुलोदकेन प्रशस्तम। तो इसमें तो इसका प्रयोग जरूर हो सकता है। अधोग रक्तपित्त रक्त योनि या पुरुष मार्ग का रक्त में निग्रोध भी आया है, विशेषतः विटपथ संप्रवृत्ते इस प्रकार से। तो ये निग्रोध इस प्रकार का बताया गया है। धातक्यादि तैल यूज्ड इन श्वेत प्रदर, पिच्चू रखते हैं क्या उसका? प्रदर में धातकी और लोध्र चूर्ण प्रसिद्ध है। तो प्रदर में करते ही रहते हैं, रक्त प्रदर में खास करके इस प्रकार से कषाय शीत स्तंभन इस प्रकार की क्रिया होती है। तो पिच्चू ओके। धातक्यादि तैल, तो श्वेत प्रदर में इसका पृच्छू अच्छे तरीके से काम करेगा। तृष्णागनम पितृच तृष्णायां धातकी पुष्पस्य क्वाथः प्रशस्तः प्रमेहस्य मधुमेहस्य च उपद्रव स्वेन या तृष्णा जायते तस्यां धातकी पुष्पस्य क्वाथः उपयुक्तो भवति। तो तृष्णा शमन करने वाला भी है ये क्वाथ धातकी पुष्प का। तो वो कफज या प्रमेह में मधुमेह में ये अच्छा है। विसर पे पित्त विसर पुष्पाणि उपयुक्तानि भवन्ति। विच कंपनी दर एका वेळ उचलून ठेव सर. बाणानां दन्तोद्भवे विविधाः रोगाः जायन्ते तज्जन्ये अतिसारे धातकी पुष्पं हितम्। धातकी पुष्पचूर्णेन सक्षौदेन दन्तपालिं प्रतिसारयेत् तेन दन्तानाम् उद्भवः सुखेन भवति। तो ये भी एक अच्छा है कि धातकी चूर्ण इस प्रकार के बालों के दंतमांस के यहाँ उसका अवघर्षण करे तो दांतों का उद्गम अच्छे तरीके से आसानी से इस प्रकार से होता है। वैसे पिप्पल भी वहां प्रयोग में लाई जाती है। डिके मालिया नाड़ी हिंगू का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये सभी कर सकते हैं। व्रणे शोथे च धातकी पुष्पम कषाय रसत्वात् व्रणम शोधयति पश्चात रोपयति च। अग्निदग्धे व्रणे धातकी चूर्णम अतसी तैल सम्मिश्रम देयम तद अग्निदग्ध व्रणापहम। ये पहली बार देख रहा हूँ।
धातकी चूर्ण और अतसी तैल अनेक वर्ण में देते हैं। अतसी का इस प्रकार का व्यास कंपनी का मिलता है। ओके। धातकी मूलम शीतोदकेन प्रलेपितम आमम शोभम हंति पाकाच्च रक्षति। तो श्रोथ में, आम श्रोथ में धातकी मूल का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे लेप करने से आमशोक का नाश होता है और पक्वावस्था नहीं आती है। धातकी कषाय रसत्वेन वर्ण्या त्वचा च, और कषाय रस होने के कारण वर्ण्य और त्वच इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि धातकी का प्रयोग विभिन्न रोगों में कर सकते हैं, तो धातकी चूर्ण क्लिनिक में रखे। वात या चूर्ण में घटकों की अधिकता पर कल्प की कर्मकता बढ़ती है क्या? कार्मुकता बढ़ती है क्या? अर्थात ज्यादा घटक तो ज्यादा कर्म कार्मुकता। अगर ज्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो कार्मुकता बढ़ेगी, लेकिन किसके लिए कितनी मात्रा आवश्यक है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और मात्रा प्रमाणम जो है वो दोष के ऊपर निर्भर है। तो दोष कितने बढ़े हुए हैं, दोषों का बढ़ना कारणों पर निर्भर है, उनके कारणों पर निर्भर है। तो इसका सही अंदाजा लेकर फिर कितनी मात्रा में किसका प्रयोग करना है ये देखना उचित इस प्रकार का रहेगा। सभी के लिए एक मात्रा ये बात नहीं होती है इस प्रकार से, तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। एकल द्रव्य एक से ज्यादा द्रव्य वाला कल्प में पूछा। ओके। एकल द्रव्य को की मात्रा तो निर्भर होती है। अगर संयोग है और उसमें किसी एक द्रव्य की मात्रा ज्यादा है तो उसका ज्यादा प्रभाव दिखता है। ये बात सही इस प्रकार की है। जैसे कुटकी आरोग्यवर्धिनी में काफी मात्रा में इस प्रकार के है तो उसका प्रभाव दिखता है। तो उसी तरीके से जहाँ अन्य द्रव्य के अपेक्षा कोई एक द्रव्य ज्यादा मात्रा में इस प्रकार के है तो उसका प्रभाव ज्यादा इस प्रकार का दिखता है। और फिर वो समूह का प्रभाव इसी प्रकार से ध्यान में लेना पड़ेगा, ये भी एक बात रहेगी। मंजिष्ठा मंजिष्ठा विकसा जिंगी समकंगा कालमेशिका मंडूक पर्णी भंडीरी भंडी योजन वल्यपि रसायनी अरुणा काला रक्तांगी रक्तेष्टिका भंडी तकी च गंडीरी मंजूषा वस्त्ररंजिनी मंजिष्ठा मधुरा तिक्ता कषाया सरोवर्णकृत गुरुरुष्णा विषश्लेष्म शोथयोन्यक्षिकर्णरुक रक्तातिसार कुष्ठास्र विसर्प व्रण मेहन। तो मंजिष्ठा काफी मशहूर है और प्रयोग में भी काफी है। तो इसका एक विकसा ये एक पर्याय शब्द है जिसको मैं प्रयोग में लाता रहता हूँ, और जहाँ स्रोतो विकास करना है वहाँ मंजिष्ठा देते रहता हूँ। जैसे इसोफेजियल कैंसर वगैरह जो है, इसमें अगर विस्फार करना है, स्रोतों का विकास करना है, तो विकसा नाम से मंजिष्ठा का प्रयोग मैं करता रहता हूँ। मंडूकपर्ण भी उसका एक पर्याय है, ये भी थोड़ा अजीब है। और रसायन ये भी एक पर्याय है, क्योंकि नीचे तो रसायन के बारे में कुछ बताया नहीं गया, लेकिन ऊपर इस प्रकार से पर्याय में रसायनी पर्याय है तो रसायन कार्य उसका हो सकता है। और वस्त्र रंजनी ये भी एक बात कही गई है, ये भी एक महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगी। राजस्थान में मैं काफी साल पहले गया था, तो वहाँ नैसर्गिक रंग उससे जुड़े वस्त्र मिलते हैं, अभी भी मिलते होंगे। तो ये वास्तव में प्रचलन में आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा ऐसा होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती है
कुछ ही रंग इस प्रकार से मिलते हैं। लेकिन अभी पानी जो प्रदूषित होता है उसमें ये क्लॉथ इंडस्ट्री का बड़ा योगदान इस प्रकार का है। इतने बड़े पैमाने पर पानी प्रदूषित होता है ये आर्टिफिशियल कलर्स से, और लोगों को उसकी आदत पड़ गई है अभी। पुराने जमाने में जब ये इंडस्ट्री नहीं थी तो पानी का इस प्रकार का दूषित होना बिल्कुल नहीं था। तो हमें फिर से पर्यावरण की रक्षा के लिए ही सही उस तक मुड़ना चाहिए कि नैसर्गिक रंगों का ही प्रयोग करें। इसमें मंजिष्ठा एक अहम मुद्दा निभाएगी। जैसे हल्दी भी है, बाकी भी कुछ इस प्रकार के द्रव्य है कि जो रंग देते हैं, नेचुरल है इस प्रकार से। तो उनके जरिए वस्त्र रंगीन अगर करते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। विकासाचा अर्थ आकसून घेणे असा असेल का? कषाय रसाने दिसणारे कर्म। ये तो नहीं लगता मुझे। आकसून घेणे इस प्रकार का नहीं होगा। विकासी विकसन धातुन संधिबंधन विमुंचति, ये जो विकासी के बारे में बताया गया है, गुण के बारे में, वो अच्छा नहीं है इस प्रकार से बताया। विकसन धातुन, वो धातुओं की हिंसा करता है, और ये खासकर विषद द्रव्यों में दिखाई देता है। मंजिष्ठा विषद द्रव्य नहीं है ये एक, बल्कि विष में भी उपयुक्त है। तो लेकिन फिर भी विकसा है इस प्रकार से स्रोतोमुख विशोधन करने वाली, स्रोतों का विस्तार करने वाली इस प्रकार की है। रसायनी है, विषग्नि है। तो इन सभी में अच्छी तरीके से काम कर सकती है। और गुरु और उष्ण इस प्रकार की है, ये भी एक अहम मुद्दा यहाँ पे रहेगा। तो मधुरा तिक्ता कषाया, 3 रस है, मधुर तिक्त कषाय, स्वर वर्णकृत। तो वर्ण के लिए तो मंजिष्ठा सारिवा का प्रयोग होता है। दातारा गुरु जी के यहाँ जिंगी शारदा, ये जो एक प्रयोग है, खास करके रजस्राव जब अल्प हो और उसको बढ़ाना हो तो मंजिष्ठा सारिवा फांट इस प्रकार से वो देते थे। तो मैंने भी प्रयोग उसका किया है। तो ये अच्छा इस प्रकार का रक्त प्रसादन करके रज की वृद्धि करना, ये मंजिष्ठा का अच्छा कार्य है। मंजिष्ठा सारिवा दोनों मिलकर ये काम अच्छे तरीके से करते हैं। तो वर्णकृत ये भी बात है, और स्वर के बारे में भी, स्वर निर्माण करने वाला इस प्रकार करने वाली इस प्रकार की मंजिष्ठा है। गुरु है, उष्ण है, और मधुर तिक्त कषाय होने के बावजूद भी उष्ण है, ये भी एक अलग बात है। विष का भी नाश करने वाली है, तो ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। कफ शोथ योनि अक्षी कर्ण रुक। तो शायद योनि शूल में, जैसे ये मिश्रेया मिश्रेया तद्गुण प्रोक्ता विशेषात योनि शूल, इस प्रकार की बात कही गई। तो ये द्रव्यों में या फिर अनुपान के रूप में मंजिष्ठा अगर देंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। योनिशूल के बारे में, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह जैसे विकारों में जरूर प्रयोग करके देखना चाहिए। योनि अक्षी कर्ण रुक, अक्षय और कर्ण के शूल में भी आई है। रक्त प्रसादन करने वाली है, इस हिसाब से नेत्र रोगों में इसका प्रयोग होना चाहिए इस प्रकार से। हमारे यहाँ मंजिष्ठा से वस्त्र हाथी दांत की चूड़ियां रंगते हैं, और मध्ययुगीन कालीन युग में औरतें अपने दांतों को रंगती थी। ओके, तो ये अच्छा है इस प्रकार से अगर होता रहता है तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। रक्तातिसार कुष्ठास्त्र विसर्प वर्ण में हन। तो रक्तातिसार में प्रयोग में लाई जा सकती है। तो शायद हम
अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्योंकि व्रण का भी नाश करने वाली है, और रक्तातिसार में भी बताई गई है, तो उसका मंजिष्ठा का प्रयोग भली भांति हो सकता है। कुष्ठ में ज्यादा प्रयोग में मंजिष्ठादि काढ़ा जो है, मंजिष्ठा त्रिफला तिक्ता वचा दारू निशामृता मंडिम्बश्चेषा कृतक्वाथा, ये लघु मंजिष्ठादि है, और महामंजिष्ठादि का और बड़ा पाठ इस प्रकार का है। तो लघु मंजिष्ठादि महामंजिष्ठादि दोनों काफी प्रचलन में है, खास करके कुष्ठ में प्रचलन में है इस प्रकार के। तो बाकी भी द्रव्य उसमें है, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और अस्र, रक्तपित्त, विसर्प, व्रण और मेह, तो पित्त कफ दोनों के लिए अच्छी है, और वात के लिए विरोधी है, ऐसी भी बात नहीं है। ये भी एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। भाव प्रकाश में कितना नंबर है मालूम है किसी को? देखा है एक दिन ये गौ फड़के की किताब में 101। ठीक है, बढ़िया। मंजिष्ठा विकसा रक्तांगी, मंजिष्ठा से कोणते अंग वापरावे? बाजारात मिळते ते पंच असते का? मेरे ख्याल में उससे काष्ठ का ही प्रयोग होता रहता है। ये सूखे हुए काष्ठ इस प्रकार के मिलते हैं। रक्तेष्टिका, गंडीरी, वस्त्ररंजनी, काला, भंडी, मंडूकपर्णी, जिंगी, समंगाच। तो जिंगी शारदा ये शायद दातार गुरुजी ने यहाँ से उठा लिया। मंजिष्ठायाः वृक्षाः पर्वते रोहन्ति, मंजिष्ठा वृक्षस्य मूलानि चतुरंगुल दीर्घाणि अंतर्बहिश्च रक्तानि औषधक्रियासु मूलानि च उपयुक्तानि भवन्ति। तो ये मूल है, मुझे नहीं लगता ये अभी जो बाजार में जो मिलता है ये मूल है, ऐसा थोड़ा नहीं लगता मुझे। मंजिष्ठादि गाथा बल प्रमाण काष्ठ है, वही वही लगता है मुझे। मंजिष्ठादि कृतम बहिर्लेपनार्थे अग्निदग्धे व्रणे मंजिष्ठादि तैलम वर्ण प्रसादनार्थम। मंजिष्ठा विषघ्ना वर्ण्याच, तो विषघ्न है, ये भी एक अहम बात है। तो कैंसर के मरीजों में जिनमें केमोथेरेपी चल रही है उसमें विषग्न के हिसाब से ये अच्छी इस प्रकार की काम करेगी, तो थोड़ा सा देखना है। मंजिष्ठा मधुरा तिक्ता कषायच तस्याः विपाकः कटुः वीर्यम् उष्णञ्च विचित्र प्रत्ययारब्धत्वात्। तो विचित्र प्रत्ययारब्ध द्रव्य है, विपाक कटु वीर्य उष्ण। कषाय तिक्तत्वात् मंजिष्ठा कफम नाशयति तस्याः सर्वे रसाः पित्तं शमयन्ति। माधुर्याद उष्णवीर्यत्वाच्च गौरवाच्च गौरवाच्च वातम शमयति। तो ये त्रिदोष शमनी इस प्रकार की है। गंडीरी कालबंडी से क्या तात्पर्य लेंगे? मुश्किल है इसका अर्थ लगाना। तो गंडीरी का क्या मतलब है? और ये आज जो चूर्ण मिलता है वह बहुत रूक्ष लगता है। ओके। मंजिष्ठा तिक्त कषायत्वात् माधुर्याच्च रक्तं प्रसादयति रक्तं पोषयति च तथा रक्तगतां त्रीनपि
मलान् शमयति रक्तगतं विषं च प्रशमयति। तस्मात् मंजिष्ठा वर्ण्या विषघ्ना च भवति। जनरली विष होता नहीं, ये विषघ्नी प्रयोग होता है। ये स्त्रीलिंग करते समय टाप दाप छाप ये आकारांत और नीम गीश नी इस प्रकार के इकारांत शब्द बनते हैं। तो विषघ्न के लिए विषघ्ना ये प्रयोग नहीं है, विषघ्नी ये ज्यादा प्रयोग इस प्रकार का है। तो रक्तगत तीनों दोषों का शमन करती है, तीनों दोषों का शमन करने वाली है, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। कुष्ठरोगेषु मंजिष्ठा उपयुक्ता भवति। मंजिष्ठा रक्तगतं क्लेदं पित्तं विषं च तिक्तकषायत्वात् शोधयति शोषयति शोधयति च। रक्तस्य शोधनेन मंजिष्ठा कुष्ठग्नि भवति। ते कुष्ठ में काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार की वनस्पति है। शुद्ध रक्तस्य पुरुषस्य असंशयितं स्पर्शज्ञानं भवति। मंजिष्ठा कुष्ठगतं क्लेदं दाहं स्वापं शोफं कंडुं च शमयति। तो रक्त के बारे में बताया गया है कि स्पर्श ज्ञानम असंशयम, ये रक्त शुद्ध रक्त का वर्णन इस प्रकार का दिया गया है। तो कुष्ठगत क्लेद दाह स्वाप शोफ कंडू ये पंजिष्ठा शमन करती है और इसलिए कुष्ठ में उपयोगी है। इसमें स्वाप और वैवर्ण्य ये जो दो लक्षण है वो महारोग या लेप्रेसी में दिखाई देते हैं। वैसे हमारे पास लेप्रेसी के पेशेंट बहुत ही कम आते हैं। जिनको डैप्सोन की एलर्जी हो और कुछ काम नहीं हो रहा, वो एक आते हैं, और जिन्होंने दुर्लक्ष्य किया है उनको पता ही नहीं चला कि ये लेप्रेसी है इस प्रकार से, वो भी कभी कभी आते हैं, लेकिन बहुत रेयरली आते हैं। मैंने जो लेप्रेसी के मरीजों को देखा है वो जख्म भर नहीं रही इसलिए मेरे पास आए हैं। उसमें अच्छे रिजल्ट्स इस प्रकार के मिले हैं। लेकिन जब हम बाबा आमटे का कार्य देखते हैं, वहां के कुष्ठ रोगियों को देखते हैं, तो काफी पता चलता है काफी गंभीर इस प्रकार की बीमारी है। और मैंने एक अजीब अनुभव दर्शन शंकर से सुना था। वो आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहा था और उन्होंने एक पोदार की टीम वहां पे आई थी। वो पूरा एलोपैथी का प्रयोग कर रहे थे आदिवासी लोगों के आरोग्य के लिए। तो एक मरीज वहां पे था, उसको ये पैचेस हुए थे और स्पर्श ज्ञान कम हो गया था। तो उन्होंने डायग्नोसिस कर लिया हैंसन्स है, और उसको बताया कि ये गंभीर बीमारी है, हमारे पास अभी तो दवा नहीं है, हम अगले दफा आएंगे तो दवा लेके आएंगे, तुम जरूर आना और दवा शुरू करना इस प्रकार से। तो उसने बोला ये तो मामूली है, ये तो चला जाएगा इस प्रकार से। मैं बोले मामूली नहीं है, इसके लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं, लंबे देर तक दवाइयाँ लेनी पड़ती है। एक दो महीने के बाद जब टीम वापस आई, लैप्सोन लेके आई साथ में इस प्रकार से, तो वो आदिवासी आ गया और उसके सभी जो वैवर्ण था निकल गया था, सेंसेशंस नॉर्मल हो गए थे। तो इतना अच्छा रिजल्ट एलोपैथी में भी नहीं मिलता है। हमारे पास तो इस प्रकार से मरीज आते ही नहीं है, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट एलोपैथी में भी नहीं मिलता है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट रहा दर्शन शंकर के लिए आयुर्वेद की तरफ मुड़ने का। कि अगर आयुर्वेद में इतना कुछ पोटेंशियल है तो क्यों हम आयुर्वेद का प्रयोग नहीं करेंगे, ये सोचकर वो आयुर्वेद में आगे चला गया इस प्रकार से। व्हाट टेस्ट्स आर देयर फॉर लेप्रेसी टू डायग्नोज? बायोप्सी होती है। एक तो ये शीत और उष्ण स्पर्श होता है नहीं होता है, इसका टेस्ट हम कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब में गर्म पानी लेके ठंडा पानी लेके रखेंगे और स्पर्श ज्ञान होता है क्या देखेंगे इस प्रकार से। और दूसरी बायोप्सी टेस्ट होती है। तो उसके जरिए अगर हैंसन्स है, ये डायग्नोसिस हो गया, तो एलोपैथी में डेप्सोन की ट्रीटमेंट चलती रहती है। डेप्सोन के साइड इफेक्ट होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन आती है, तो फिर हमारे पास मरीज आ सकते हैं, लेकिन ये रेयर है इस प्रकार से। नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत
आने वाले रोगों के रोगियों को हमें सरकार में रिपोर्ट कर एलोपैथिक ओपिनियन लेने की बाध्यता रहती है क्या? ऐसा मैंने सुना है। वैसे टीबी भी हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी सुना है। उसमें एलोपैथी में ही उसको भेजना है, वैसे भी लेप्रोसी को एलोपैथी में ही भेजना है, इस प्रकार से बताया जाता है। सर, उस आदिवासी ने क्या मेडिसिन ली थी वो तो बताया नहीं उसने। बाद में दर्शन शंकर ने किताब पब्लिश की है, आदिवासी से उपचार, इस प्रकार से बड़ी किताब है। करीबन 150 पृष्ठों की है। आवारे करके उस आदिवासी का नाम था जिसके नाम से ये पब्लिश है, इस प्रकार से। उसमें शायद ये बात होगी, मालूम नहीं। लेकिन जब तक हम उनमें रहेंगे नहीं, उनके साथ रहेंगे नहीं। दर्शन शंकर उनके साथ 5 बरस तक रहा, आदिवासी एरिया में ही रहा, इस प्रकार से उनके साथ रहा। और उसका कहना है आंवला कैंडी ये उनकी खोज है, उनका प्रोडक्ट है। आदिवासियों को सक्षम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सोचते सोचते आंवला किस प्रकार से मार्केट में लाया जा सकता है, ये सोच के आंवला कैंडी की शुरुआत हुई। अब तो काफी प्रचलन में आ गया आंवला कैंडी, लेकिन शुरुआत दर्शन शंकर ने की थी, ऐसा उसका कहना है। I have patient not healing from 1 month completely now to how to think non-diabetic vata prakriti. ये कुष्ठ सोच के ही इलाज करना है। मंजिष्ठादि काढ़ा और त्रिफला गुगुल, स्वयंप्रख गुगुल वगैरह वगैरह इस प्रकार के प्रयोग होते रहते हैं। इसमें व्रण की शुद्धि करते रहना आवश्यक, इस प्रकार का रहेगा, धावन धूपन, इस प्रकार से। और ये बात अच्छी होती है। वैवर्ण्यता आहे, पूर्वी झालेली जखम पण भरल्यानंतर त्यावर पांढरे टिपके येतात। ये होता है कि जख्म भरने के बाद भी श्वित्र जैसा लगने लगता है, ये काफी प्रचलन में है। उसमें फिर हमें वैवर्ण्य की चिकित्सा करनी पड़ेगी। लघु मंजिष्ठादि गुड रिजल्ट्स। आदिवासियों से उपचार इस प्रकार का है। सिद्धार्थ का स्नान, ये तो बताया गया है कुष्ठ में, इस प्रकार का। हमने सोरियासिस के मरीजों को इसका काफी प्रयोग किया है। एक तो तक्र धारा करनी है, इसमें मुस्ता अमल उसका लेप लगा के दूध में दही डाल के मंथन करके तक्र निकालना है और उसको धारा उसकी करनी है। तो ये सोरियासिस में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसमें बाद में सिद्धार्थ का स्नान ये बताते हैं, इस प्रकार से। तो ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। सर्वेषु कोष्ठेषु विशेषेण रक्तगतेषु च प्रशस्ता भवति। पित्तज रक्तज मंजिष्ठा मेहे च मंजिष्ठा क्वाथा प्रशस्ता। मंजिष्ठा मेह के तो मरीज देखे नहीं है। लाइपोमा में आपने शुक्र चा बताया था, फाइब्रोएडिनोमा में भी शुक्र का विचार करना चाहिए, क्या करना चाहिए? फाइब्रोएडिनोमा में वंग मिश्रण का प्रयोग करता रहता हूँ, लेकिन शुक्र का विचार आवश्यक है इसमें। काढ़ा प्रक्षालन लेप छान रिजल्ट, तो ये कुष्ठ में आया है, तो उसका जरूर प्रयोग कर सकते हैं। मंजिष्ठा शतधौत घृत संयुक्ता विसर्पम शमयति, ये थोड़ा आसान है।
शुरू की अवस्था में घृत का निषेध है, लेकिन बाद में दाह अगर ज्यादा है तो शततत घृत और मंजिष्ठा ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा कॉम्बिनेशन। अनेक दग्धे व्रणे मंजिष्ठा घृतम, दग्ध व्रण में भी मंजिष्ठा घृत प्रशस्त इस प्रकार का है। शायद ये रेडिएशन के बाद जो स्थिति आती है, दाह ज्यादा रहता है, सब म्यूकोस फाइब्रोसिस ये भी दिखाई देता है। तो इसमें मंजिष्ठा और शतत घृत का बाह्य प्रयोग जरूर कर सकते हैं। तो मलम बना के दे देंगे तो भी चलेगा, उसमें मंजिष्ठा डाल के ही देंगे और ये लगाने के लिए कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तद दग्धम व्रणम आशुरोपयति, दाहम शमयति, वर्णवस्तुनि न अवशेषयति। वंग मिश्रण वंग माक्षिक प्रवाल, या वंग एक माक्षिक दो प्रवाल चार भाग इस प्रकार का है। मंजिष्ठा वर्णम प्रसादते रक्तसारत्वंच प्रस्थापयति। हाँ, तो वर्ण प्रसादन रक्तसारत्व निर्माण करता है। मंजिष्ठा रक्तस्य प्रसादन कृत्वा व्रणम शोधयति रोपयति च। तो वर्ण में खास करके प्रशस्त है। ये देखना चाहिए ओपन वुंड्स में खास करके ब्रेस्ट कैंसर में काफी खतरनाक होते हैं। ओपन वुंड्स जिनके हैं वो काफी खतरनाक पेशेंट्स होते हैं और बहुत सारी साइकिल्स होती है और बिगड़ता बिगड़ता जाता है इस प्रकार से। तो शायद लेपन के लिए ये शततोत घृत के साथ या फिर महातिक्तक घृत के साथ इस प्रकार का हो सकता है। ट्रीटमेंट के बाद यदि केवल कंडू बचा है, तिक्त घृत बाद में ऐड किया मंजिष्ठा दी, काढ़ा कार्य करेगा या और कुष्ठग्न देने, पेशेंट डजंट वांट मच सिस्टमिक मेडिसिन। नहीं, लेकिन सिस्टमिक मेडिसिन का बहुत रोल है। इन सभी में पंचकर्म का भी बहुत मोटा बड़ा रोल है कुष्ठ में खास करके। तो पंचकर्म करना जरूर इस प्रकार का रहेगा। ये आहे का टेबलावरती काय आहे? और पंचकर्म के बाद खास करके वमन विरेचन रक्त मोक्षण ये तीन करने के बाद अगर बाह्य उपयोग करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। सिर्फ बाह्य उपयोग करते रहते हैं तो परिणाम उतना अच्छा नहीं होता, कभी कभी बढ़ भी जाता है क्योंकि उसको प्रेरणा मिलती है। तो ये ध्यान में रखने की बात इस प्रकार की है। पित्तरक्तजन्ये शोफे व्रणे विषजन्य व्रणे च वर्णशोधनार्थम मंजिष्ठा स्वाथा पर पाने लेपने व्रणधावने च। हे उघडून देते काय? उघडत आहे का कोणी? हम्म. प्रवाल पृष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लड में कोएगुलेशन फैक्टर्स बढ़े हुए तो मंजिष्ठा कितना यूजफुल रहेगा? इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। अभी विस्कोसिटी कितनी है देखने के लिए मैं पीटीआई आईएनआर करवाता हूँ और आईएनआर एक से काफी कम है तो
रक्त प्रसादन के लिए दवाइयाँ देना जरूरी है। और आईएनआर 1 से काफी ज्यादा है तो स्तंभन करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और बैकग्राउंड में डिसीज कौन सा है ये भी देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। आईटीपी जैसे विकारों में अगर आईएनआर ज्यादा है, प्लेटलेट काउंट काफी कम है, तो सोच समझ कर दवाइयाँ देनी है। वहां प्रसादन और स्तंभन इस प्रकार की चिकित्सा आवश्यक रहती है। जिनमें फैक्टर की कुछ कमी होती है उनमें भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, फैक्टर ले लेते हैं तो तुरंत उपशम मिलता है। तो इन मरीजों में क्या करेंगे ये जरूर देखना पड़ेगा। होमोसिस्टिन लेवल बढ़ा हुआ है तो क्या कर सकते हैं? इसमें ज्यादातर B12 की कमी दिखाई देती है, तो B12 का प्रयोग करना जरूरी रहेगा। अभी पतंजलि का B12 आता है वो काफी अच्छा काम करता है और फिर होमोसिस्टिन कम हो जाता है। हृदरोग में खास करके होमोसिस्टिन बहुत ज्यादा है तो ये थोड़ी खतरनाक इस प्रकार की बात होती है, तो उसके लिए प्रयास करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। पित्तरक्तजन्य शोफे व्रणे विषजन्य व्रणे च व्रणशोधनार्थं मंजिष्ठाक्वाथः पाने लेपने व्रणधावने च उपयुक्तो भवति। तो शायद ये ब्रेस्ट कैंसर ओपन वुंड इसमें मंजिष्ठाक्वाथ का प्रयोग तो नहीं किया गया। B12 मिलता है मंजिष्ठ पतंजलि का, टैबलेट लेनी पड़ती है हर रोज 1 टैबलेट इस प्रकार से। तो 3 महीने में सुधर जाता है। वैसे D2 की भी टैबलेट आती है उनकी, वो भी न्यूट्रेला सीरीज में है। तो इसका भलीभांति प्रयोग इस प्रकार का हो सकता है। तो विषजन्य व्रण के हिसाब से पोस्ट केमोथेरेपी जो व्रण निर्माण होते हैं इसमें शायद इसके बारे में सोचे। रक्तस्य घनत्वात् त्यानत्वाच्च रक्तस्य वहनं सम्यक् न भवति, तेन रक्तगतः उष्मा प्रतिरुद्धो भूत्वा व्रणे दाहं पाकं शोफं शूलं च जनयति। मंजिष्ठा उष्णवीर्यत्वात् रक्तस्य घनत्वं त्यानत्वं च नाशयति, रक्तस्य वहनं सम्यक् करोति, स्रोतरोधं च नाशयति। तो जैसे कि पृष्ठदग्ध में उष्ण उपचार चाहिए उसी प्रकार से शायद हमें इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा कि विषग्न किंतु उष्णवीर्य इस प्रकार की मंजिष्ठा है तो विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य है। होमोसिस्टिन एंड हृदरोग रिलेशन फिर से बता सकते हैं क्या? उस वक्त आवाज ब्रेक हो गया था। सर्कुलेशन अच्छा है या नहीं है ये देखने के लिए होमोसिस्टिन का परीक्षण अभी प्रचलन में आया है और B12 की डिफिशियंसी में वो बढ़ जाता है, दिखाई देता है। तो अगर B12 की डिफिशियंसी है तो उसको दूर करना है तो होमोसिस्टिन अपने आप नॉर्मल हो जाता है। फिर भी नहीं हो रहा तो फिर कारणों को और गौर से देखो और फिर हेतु विपरीत इस प्रकार की चिकित्सा करो तो होमोसिस्टिन नॉर्मल होने लगेगा और फिर वो हमारे लिए अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो हृदरोग में उसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। रक्त सेवनं सम्यक् करोति स्रोतोरोधं च नाशयति, तस्मात् व्रणचिकित्सायां शूलशोफ वेदना शांत्यर्थं मंजिष्ठाक्वाथः प्रशस्तः। ये बाह्य उपयोग के लिए अभ्यंतर भी हो सकते हैं। गर्भकोष्ठगतं रक्तं मंजिष्ठा विशोधयति,
लोध्रा रक्तम स्कंदयति स्तंभयति च किंतु मंजिष्ठा तिक्तत्वात् उष्णवीर्यत्वाच्च रक्तं प्रसादयति रक्तं विलयति रक्तगत दोषान् पाचयति रक्तवः शिराणां मुखानि विकासयति च। तो अभी पित्तजा योनि व्यापत और असृजा योनि व्यापत ये दो बताए गए हैं। पित्तजा में स्राव की वृद्धि इस प्रकार की है और योनि गर्भाशय स्तंचित पित्तम संदूषयेद अश्रु सा रजस का मता, ये अरजस का योनि व्यापत कहा गया है। तो मैं थर्ड ईयर में था तो निधा परगवाकर मैडम थी सिखाने के लिए, तो मैंने पूछा था कि एक ही पित्त, एक में स्राव कम होता है और दूसरे में स्राव बढ़ता है, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने टाल दिया, उन्होंने बताया ये पीजी लेवल का क्वेश्चन है, यूजी में मत पूछो इस प्रकार से। मैंने खुद सुझाव देने की कोशिश की कि अगर अम्ल लवण रसात्मक सेवन हेतु सेवन ज्यादा है तो स्राव बढ़ेगा और उसकी उसमें जलमहाभूत है, और कटु रसात्मक सेवन रहेगा तो स्राव कम होगा इस प्रकार से। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये अभी पूछो ही मत इस प्रकार से, ये यूजी लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं, इस प्रकार का विचार है ही नहीं इस प्रकार से। लेकिन मैं मानता हूं कि पित्त के जरिए ही इस प्रकार से दो हो सकते हैं कि एक में स्राव बढ़ता है और एक में स्राव कम होता है। तो जब स्राव कम होता है उसमें मंजिष्ठा का प्रयोग जरूर हो सकता है कि पित्त का शमन करके उष्णता को कम करके स्राव बढ़ाना इस प्रकार से। और जो पित्तशा योनि व्यापक है इसमें स्राव बढ़ता है, उसमें सारीवा दूरवा वगैरह इनका प्रयोग होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो थोड़ा सजग होके इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो रक्तम शिराणां मुखानि विकासयति च, ये मंजिष्ठा और सारीवा ये जो दातार गुरु जी का है उसमें स्राव निर्माण करके वो निकल जाना चाहिए। स्कैंटीमेंसिस में ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है, तो वो फांट इस प्रकार से देते रहते थे। मंजिष्ठा अपानस्य अनुलोमनं कृत्वा रजः अनुलोमयति गर्भकोष्ठकृतं शूलं च प्रशमयति। तो इसमें शूल का भी शमन इस प्रकार का हो जाता है। तो जहाँ स्राव कम है वहां मंजिष्ठा जरूर दे सकते हैं। तस्मात् सूतिका रोगे योनि रोगेषु च मंजिष्ठा प्रशस्ता। तो सूतिका रोग में और योनि रोग में मंजिष्ठा प्रशस्त है। नेत्रगतम शूलम शोफम क्लेदं च मंजिष्ठा लेपेन नाशयति। ये प्रयोग नहीं किया गया। तो लेप से नेत्रगत शूल शोफ और क्लेद ये मंजिष्ठा नाशन करती है, तो जरूर इसका प्रयोग कर सकते हैं। मंजिष्ठा लेपः मुखदूषिकां सिद्मं च नाशयति। तो मुखदूषिका और सिद्म में इसका भलीभांति प्रयोग हो सकता है, तो ये भी एक अहम मुद्दा रहेगा। वैसे मंजिष्ठा काफी प्रयोग में है, प्रचलन में है। अकेली मंजिष्ठा ज्यादा प्रयोग में नहीं लाई जाती, तो ये शायद उसके बारे में जरूर सोचेंगे और उसका प्रयोग कर सकेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। सिद्म म्हणजे नेमके काय? ये श्वेत वैवर्ण जैसा होता है। लेकिन कुष्ठ ये श्वित्र जैसा श्वेत वैवर्ण नहीं है, उससे मामूली रहता है। और घृष्टवा रजक की रेत ये भी बात बताई जाती है, कोंडा उसमें से निकलता है, तो ये सिद्म कहा जाता है। और कंडू कभी कभी होती है, कभी नहीं होती है। मैं वाली अरण्य आदि तेल का मैं प्रयोग करता रहता हूँ सिद्म कुष्ठ में, अच्छा काम करती है इस प्रकार से। स्यात् कुसुमं वह्निशिखं वस्त्ररंजकम इत्यपि। वस्त्ररंजक कुसुमं वातलं कृच्छ रक्तपित्त कफापहम। तब करड़ई, कुसुम यानी कि करड़ई है। तो हमें तेल के बारे में सोचते वक्त उमा कुसुम भजन चोष्ण दोष कफपित्त कृत इस प्रकार का बताया गया। कफपित्त निर्माण करने वाला इस प्रकार का तेल बताया गया है। और यहाँ रक्त पित्त कफ दूर करने वाला इस प्रकार का कुसुम्भ बताया गया है। और
मूत्रकृच्छ में भी प्रशस्त है और वातल है इस प्रकार से। इनिया वेरिको काय वर्सिकॉलर असू शकते का सिद्ध कुष्ठ, ये तो मुझे मालूम नहीं है। प्लीज रिपीट द ड्रग नेम इन श्वित्र नहीं है, मिश्र में नहीं है, सिद्ध में प्रयोग करता हूँ। वाली अरण्यादि, ये केर में भी आता है और तिल तेल में आता है, तिल तेल में आता है। मैंने ज्यादातर केर तेल का प्रयोग किया है इसमें, लेकिन वाली अरण्यादि ये कोटकल के फार्मेसियों का है, आसानी से उपलब्ध है इस प्रकार से। ये शायद सहस्त्र योग से लिया गया है, अभी मुझे पक्का याद नहीं है इस प्रकार से। तो कुसुम्भ एक अलग चीज है, और उसका चूर्ण के स्वरूप में प्रयोग मैंने तो नहीं देखा। उसके पत्तों की सब्जी तो बनती है कुसुम्भ की। बीजों के बारे में देखना चाहिए। तो सब्जी, पत्तों की सब्जी शायद कृच्छ रक्त पित्त कफापह करने है, वातल है, ये थोड़ा देखना चाहिए। तो ठीक है, आज रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। जिनको ज्वाइन करना है वो 6 अगस्त या फिर 20 अगस्त या दोनों, ये बारे में 20 अगस्त की अभी तक घोषणा नहीं की गई है। एक 2-3 दिन में आ जाएगी। 6 अगस्त का तो प्रचलन चल रहा है और मेंबरशिप मेंबर्स ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये करो। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।